The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। 21 साल की एक लड़की जिसे 2 दिन पहले तक बमुश्किल कोई जानता था, अब वो देश में सियासत की धुरी बनी हुई है। सरकार उसे देश के लिए खतरा मानकर गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरे पक्ष वाले पूछ रहे हैं कि 21 साल की लड़की से सरकार क्यों डर रही है, तो किसकी बातों में कितना वजन है। जो बात हफ्ते भर पहले ग्रेटा थुनबरी के ट्वीट से शुरू हुई थी, वो आगे बढ़कर देश में ही कुछ गिरफ्तारियों और कुछ गिरफ्तारी के वारंटों तक कैसे पहुंच गई। पूरी बात विस्तार से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि हमारी प्राइवेसी को लेकर देश के चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप को क्या लताड़ लगाई। यूपी की जेल में बंद केरल के पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट में क्या कहकर जमानत दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। पूरा वीडियो देखकर शायद आपका मन विचलित हो जाए, इसलिए हमने वीडियो ब्लर किया है। चेन्नई के पास के श्री पेरम्बुदूर का वीडियो है। जमीन पर 3 लाशें हैं और मातम मनाया जा रहा है। मुरुगन, अरुमुगम और भाग्यराज की मौत का मातम। इनमें से मुरुगन एक सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए चेंबर के अंदर दाखिल हुआ था। जब काफी देर बाद भी बाहर नहीं निकला और कोई जवाब नहीं दिया, तो अरुमुगम और भाग्यराज मदद के लिए अंदर घुसे। लेकिन 3 मिनट के बाद भी तीनों में कोई बाहर नहीं आया। फायर विभाग को इत्तला दी गई। फायर विभाग के कर्मचारियों ने तीनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। देश में ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक हर साल सैकड़ों लोग सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए अपनी जान गंवाते हैं। मौत होने पर सरकारें कुछ मुआवजे का ऐलान कर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाती हैं और पीछे रह जाते हैं मौतों के आंकड़े, जो हर नए साल में और बढ़ जाते हैं। पूरी दुनिया के साथ हम भी 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। आधुनिक तकनीक, डिजिटल इंडिया, सब पर बहुत बात होती है, लेकिन सीवेज के टैंक साफ करने का तरीका आज भी वही पुराना है। यह हमारे आधुनिक भारत पर लानत है। इस तरह से गंदगी साफ करना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि जानलेवा भी है। हम सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं कि इस तरह के वीडियो देखकर सरकारी दफ्तरों में बैठे हमारे माननीयों का भी मन विचलित होगा और इसका इंतजाम किया जाएगा कि आगे किसी को इस तरह से जान ना गंवानी पड़े। चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। केरल के स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन के लिए सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है। कप्पन 4 महीने से यूपी की मथुरा जेल में बंद है। पिछले साल 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस ने कप्पन को तब गिरफ्तार किया था जब वो हाथरस के गैंगरेप मामले के बाद परिजनों से मिलने जा रहे थे। कप्पन को चरमपंथी संगठन पीएफआई से जुड़े होने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिद्दीकी कप्पन केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी KUWJ की दिल्ली यूनिट के सचिव हैं, इसलिए KUWJ ने ही उनकी जमानत याचिका दायर की थी। KUWJ के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आज कहा कि 28 जनवरी को कप्पन की 90 साल की मां से बात कराने के लिए वीडियो कॉल का प्रबंध किया गया था, लेकिन वो इतनी बीमार है कि मोबाइल की स्क्रीन की तरफ भी नहीं देख पाई और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 1-2 दिन ही वो जिंदा और रह पाएंगी, इसलिए कप्पन को मिलने के लिए जाने दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत पर असहमति दिखाई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिस ग्राउंड पर जमानत मांगी जा रही है वो है नहीं, उसकी मां के स्वास्थ्य पर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ा है, वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं मानो ये कोई स्वतंत्रता सेनानी हो। उसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अखबार से जुड़ा था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई आदमी, चाहे वो कैसा भी हो, मरणासन्न पर मां के बारे में झूठ बोलेगा। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि उनकी जनता के सामने परेड करवाई जाएगी, चंदा इकट्ठा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कोर्ट ने कप्पन को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त ये रख दी कि वो ना तो मीडिया में और ना ही सोशल मीडिया में कोई बयान देंगे। परिवार और डॉक्टर्स के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। यूपी पुलिस की उनके साथ रहेगी और केरल की पुलिस भी सहयोग करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जब वो घर में परिवार से मिल रहे होंगे तो पुलिस घर के बाहर रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये अंतरिम जमानत इमोशनल ग्राउंड पर दी जा रही है। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। आप होंगे 2-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, लेकिन लोगों की प्राइवेसी उससे भी ज्यादा कीमती है और उसकी हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। ये बात आज देश के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए कही। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा कहा कि यूरोप में व्हाट्सएप की जैसी प्राइवेसी पॉलिसी है वहीं भारत में भी लागू हो। श्याम दीवान ने कहा कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत और यूरोप में भेदभाव कर रहा है। सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह देश के लोगों का अधिकार है। व्हाट्सएप की तरफ से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोई खतरा नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप और भारत सरकार को इस मामले में नोटिस देकर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने और 5 फरवरी से इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के नोटिस के बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 14 मई कर दी गई। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत और यूरोप के लिए अलग अलग है। अगली सुर्खी कोरोना को लेकर है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले खबरों का हिस्सा नहीं बन पाते और इसकी वजह ये रही कि कोरोना पॉजिटिव का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। अब गुजरात में कुछ माननीय कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रूपाणी के अलावा गुजरात से आने वाले बड़े बीजेपी के 2 नेता, प्रदेश महामंत्री भीखू दलसानिया और कच्छ से सांसद विनोद चावड़ा की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के मामले बढ़ने की बात मुंबई से भी आई है। बीएमसी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,649 नए मामले आए हैं और 90 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल मामले करीब 1,09,16,000 हो गए हैं। 1,55,000 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 82,85,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना से ही जुड़ा एक और अपडेट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर दर्ज 2.5 लाख मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने या मास्क न पहनने जैसे मामलों को लेकर आईपीसी की धारा 188 में दर्ज किए गए थे। आईपीसी 188 में सरकार या सरकारी अफसरों के आदेशों के उल्लंघन पर केस दर्ज होता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यह आदेश निकाला है। योगी सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों पर ये केस दर्ज हुए थे। अब आगे इन मामलों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लॉकडाउन और कोरोना के केस वापस लेने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। हालांकि इसमें 323 मुकदमे उन तबलीगी जमातियों के शामिल नहीं हैं जिन पर यूपी में केस दर्ज हुआ था। खबर यह आई है कि जमातियों के मामले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हैं और वो भी रफा दफा होने को हैं। सुर्खियों के बाद चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शनिवार 13 फरवरी शाम का वक्त था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवान दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में थे। उन्हें वहां से 21 साल की एक लड़की को गिरफ्तार करना था। उन्होंने दिशा रवि नाम की इस लड़की को गिरफ्तार किया। दिल्ली लाए रविवार 14 फरवरी को दिशा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिशा रवि की पहचान पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर हुई। जब गिरफ्तारी की खबर बाहर आई तो हंगामा मच गया। विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। दिशा रवि अब पुलिस की हिरासत में है और सोशल मीडिया पर उसके पक्ष और विपक्ष वालों के झगड़े चल रहे हैं। रिहाई के अभियान चल रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की लिस्ट में कुछ और भी नाम हैं जिन्हें वो दिशा रवि की तरह गिरफ्तार करना चाहती है। तो बात यहां तक कैसे पहुंची? पुलिस और सरकार की नजर में दिशा रवि या बाकी कार्यकर्ताओं ने क्या जुर्म किया, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पूरी बात समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। किसान आंदोलन के नेता 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए अड़ गए थे।
दिल्ली पुलिस ने उनकी बात मानी, ट्रैक्टर रैली हुई, लेकिन इस दौरान हंगामा भी हुआ, हिंसा भी हुई। दिल्ली के लाल किले पर एक धार्मिक झंडा भी फहराया गया। तमाम बवाल, हंगामे और चर्चाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रियाना ने 2 फरवरी को ट्वीट किया और किसान आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद तो दुनिया की कई बड़ी हस्तियों और सितारों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए। इन्हीं में से एक ट्वीट ग्रेटा थुनबेरी का भी था। ग्रेटा 18 साल की हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करती हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें एक गूगल डॉक्यूमेंट को भी अटैच किया। इसको नाम दिया गया टूल किट। इस टूल किट में बताया गया था कि कैसे भारत की सरकार का विरोध करना है, कैसे घेरना है, कैसे अंबानी और अडानी के ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन करना है, कैसे ट्विटर पर अभियान चलाना है। इस डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा था कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। विवाद बढ़ा तो ग्रेटा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हालांकि बाद में 4 फरवरी को उन्होंने नए ट्वीट में एक संशोधित टूल किट भी अपलोड की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को ही एक केस दर्ज किया था। एफआईआर में कहीं ग्रेटा थुनबेरी का नाम नहीं था, एफआईआर की टूल किट बनाने वालों के खिलाफ। इसमें धाराएं थी 124 ए यानी राजद्रोह, 120 ए यानी आपराधिक षड्यंत्र और 153 ए यानी समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देना। एफआईआर के बाद पुलिस जांच में जुट गई, जो उसे ले गई दिशा रवि तक। दिशा बीबीए कर चुकी हैं, एक कंपनी में काम करती हैं, पर्यावरण बचाने से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती हैं। पर्यावरण ही ऐसा फैक्टर है जिसने ग्रेटा और दिशा को आपस में कनेक्ट किया। दिशा भारत में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की संस्थापक संघ सदस्यों में से एक है। ये संगठन पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए बनाया गया है। ग्रेटा ने दूसरी बार जिस टूल किट को शेयर किया, दिशा पर उसी को एडिट करने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप में वकील निकिता जैकब और शांतनु भी जुड़े हुए थे। निकिता जैकब भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाती रहती हैं। पुलिस 11 फरवरी को मुंबई में निकिता जैकब के पास भी पहुंची थी। निकिता ने स्पेशल सेल को लिखित में आश्वासन दिया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन इसके बाद से पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है। हालांकि जैकब अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। इस मामले पर 16 फरवरी को सुनवाई हुई। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने निकिता और शांतनु के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक निकिता जैकब और शांतनु खालिस्तान समर्थक तत्वों से सीधे संपर्क में थे। दिशा रवि ने कोर्ट में रोते हुए कहा कि उन्होंने टूल किट की केवल 2 लाइनें एडिट की हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा ने इससे काफी ज्यादा कुछ किया है। पुलिस के मुताबिक दिशा को कॉन्स्पिरेटर यानी मुख्य साजिशकर्ता है। जो व्हाट्सएप ग्रुप दिशा ने बनाया था उसमें जुड़े हुए लोग खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। टूल किट को दिशा ने ही ग्रेटा के साथ शेयर किया था। पुलिस ने यह भी कहा कि दिशा रवि के मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया है, जिसे रिट्रीव किया जाएगा यानी दोबारा हासिल किया जाएगा। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को-फाउंडर हैं एमओ धालीवाल। आरोप है कि धालीवाल ने अपने एक साथी पुनीत के मार्फत निकिता से संपर्क किया था। पुलिस का कहना है कि निकिता, दिशा, धालीवाल और बाकी लोगों ने 11 जनवरी को एक जूम कॉल की थी। 26 जनवरी से पहले हुई इस मीटिंग में तय हुआ था कि रिपब्लिक डे से पहले ट्विटर पर कैसे तूफान खड़ा करना है और कैसे लोगों को प्रदर्शन करना है। 50 से अधिक लोग इस जूम कॉल में शामिल थे। दिल्ली पुलिस का मानना है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो टूल किट में बताए एक्शन प्लान से मिलता जुलता है। हालांकि टूल किट में कहीं हिंसा करने या 26 जनवरी को किसी प्लान के लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया है। दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनिए। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। दिल्ली पुलिस दिशा रवि को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, खालिस्तान से जुड़े तारों को खंगाल रही है और एक बड़ी साजिश की बात कह रही है। लेकिन भारत के विपक्षी नेता दिशा रवि के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबने दिशा के समर्थन में ट्वीट किए। दिशा की गिरफ्तारी पर विपक्ष क्या कह रहा है, सुनिए कुछ नेताओं के बयान। मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है देश के युवा से। आज मैं अंग्रेजी में कहूं तो मोदी गवर्नमेंट इज एलर्जिक टू ऑपोजिशन बट इज मोर एलर्जिक टू द यूथ ऑफ इंडिया। यंग स्टूडेंट्स बड़ी मजबूती से अपनी बात को इस लोकतंत्र में खुलकर रखते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश का युवा शायद पसंद नहीं, जो उन्होंने एक 21 साल की स्टूडेंट को गिरफ्तार किया दिल्ली से एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस को भेजकर। A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha, right? And if there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused, and make Rihanna an accused. मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी, कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए, आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। बेंगलुरु में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब सत्ताधारी पार्टी के नेता इस गिरफ्तारी को किस तरह से सही बता रहे हैं, ये भी देखिए। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट, अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सुपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है। इसलिए भारत बैशिंग ब्रिगेड के साथ आप अगर खड़े होंगे तो आपका भला नहीं होगा। देश का कानून सर्वोपरि होता है। जो भी व्यक्ति देश को तोड़ने का प्रयत्न करे, कानून को उसका काम करना चाहिए, कानून को अपना काम बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है, कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको हिंदुस्तान की सरकार ने बैन कर रखा है, उनका इसके पीछे हाथ था और बिल्कुल ये उचित नहीं है। दिशा रवि दोषी है या नहीं, उसका खालिस्तान समर्थक ग्रुप से क्या कनेक्शन है भी या नहीं, सवाल कई हैं। मामला अब कोर्ट में है, जिरह होगी, परतें खुलेंगी, सच सामने आएगा। लेकिन इन सबके बीच किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर हैं। अब भी कृषि कानूनों का विरोध जारी है। कानून वापसी का असली मुद्दा अब पीछे छूटता दिख रहा है और देश विदेश में इस आंदोलन पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब शो के आखिरी हिस्से में बात सकारात्मक खबर की। सकारात्मकता इस वीडियो में है, देखिए। वीडियो कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में आज से डिग्री कॉलेज शुरू हो गए हैं। कैंपस फिर से स्टूडेंट से गुलजार है। कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाने के बाद स्कूल कॉलेज महीनों तक बंद रहे। पिछले साल के शुरू में सिर्फ 2 हफ्ते कॉलेज खुले और फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद अब जाकर कॉलेज कोविड नियमों के साथ फिर से खुले हैं। पहले ही दिन कॉलेजों में बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां दिखे, क्लासरूम के बाहर ग्रुप्स में हंसते मुस्कुराते। इन तस्वीरों के मायने इसलिए गहरे हैं क्योंकि ये कश्मीर से हैं, जहां और भी बहुत कुछ चलता है। उम्मीद है इन बच्चों के चेहरों पर खुशी ऐसे ही आबाद रहेगी। शो खत्म हो गया है, लेकिन आपके लिए एक जरूरी ऐलान बचा है। फाइनली आ गया है ललन टॉप कहानी कंपटीशन का रिजल्ट, जिसकी घोषणा कल होगी, यानी 16 फरवरी को। ये कहानी कंपटीशन 2019 में आयोजित किया गया था और इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया था। सैकड़ों लोगों ने ललन टॉप अड्डे पर आकर दिन भर बैठकर कागज कलम से कहानियां लिखी थी। कई लेवल पर चयन के बाद हमारे पास आई टॉप 15 कहानियां, जिनको फिर से हमारे निर्णायक दल ने जांचा और अब कल की तारीख में हमें अपने विनर्स के नाम भी पता चल जाएंगे।
तो इंतजार करिए कल के शो का और जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप से। इस सबक के साथ नत्थी है एक निवेदन भी। हमारी नई पेशकश ऑर्डिनरी शो इस दुनिया को औरतों की नजर से देखने की, उनकी बात करने की हमारी एक पहल। देखने के लिए ऑर्डिनरी के YouTube या Facebook पेज पर जाइए, वहां ताजा ऑर्डिनरी शो आपको मिलेगा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। शुक्रिया। आज ये खबर आपके सामने विस्तार से पढ़ते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां माँ की महानता पर 30 सेकंड के वीडियो बनाकर लड़के टिकटॉक स्टार बन जाते हैं। माँ पर कविताएं लिख औसत कवि महान हो गए। माँ के चरणों की पूजा करने वाला जैसे ही ट्रोल बनता है, सबसे पहले अगले की माँ को लड़ाई में घसीटता है। 9 दिन औरतों के नाम पर उपवास रखने वाले इस देश में सबसे पहले लड़की के बलात्कार की बात की जाती है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि जिस लड़की को एक गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए न्यायपालिका क्या तय करती है, हम इसका इंतजार ही नहीं करना चाहते। और नारी में हम किसी को मासूम या दोषी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई लड़की, भले ही वो किसी भी आरोप में गिरफ्तार हुई हो, क्या उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहस में घसीटना जरूरी है? क्या उसे बुरा बताने के लिए यह कहना जरूरी है कि वो किसी के साथ यौन संबंध बनाएगी? दिशा के लिए इस तरह के असंवेदनशील ट्वीट्स लगातार हो रहे हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।